सभी को सुप्रभात। आज हम जानने वाले हैं कि आदर्श दिनचर्या क्या होती है। आदर्श दिनचर्या जिसमें कि आप अपना पूरा दिन एक अनुशासन के साथ में जिए। अब ये हमने चार भागों में बांटी है कि आपका सुबह कैसे हो, रात्रि कैसे हो, आफ्टरनून कैसे हो, सायंकाल कैसे हो। जरूरी क्यों है? क्योंकि जब हम एक अनुशासन के साथ में जीवन जीते हैं तो हमारे आने वाले शिशु में या हमारे आने वाले लिटिल एंजल में वो सारे गुण आने लगते हैं। क्योंकि कहा भी यही गया है कि आप जो हो वो बेबी बनने वाला है, ना कि आप अकेले अभी सीख रहे हो पर मन में आ रहा है अरे क्यों कर रही हूँ। ये नहीं होना चाहिए। आपको डिजर्विंग बना रहा है आपका आने वाला शिशु। तो सबसे पहले तो उसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि उसकी वजह से आप ये सारी चीजें सीख रही हैं। जैसे आप हैं वैसे वो बनने वाला है। तो सिर्फ और सिर्फ यही ध्यान रखना है हमें कि हमारा बेबी हमें क्या सिखा रहा है, उसकी वजह से हम क्या क्या चीजें सीख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आदर्श दिनचर्या का लिए लिए लिखा भी है कि नित्य क्रिया की एक क्रमबद्ध श्रृंखला जिसको जीवन में सम्मिलित करने पर श्रेष्ठ गुणों की वृद्धि होती। श्रेष्ठ गुण ही हम डालना चाहते हैं आने आने वाले शिशु में। तो ये कैसी होना चाहिए? रेगुलर हो, कंटिन्यूअस हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। और आपको इस पूरे सेशन में आपको मैं यही बताने वाली हूँ कि कंसिस्टेंसी इज अ की ऑफ सक्सेस। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं, यानी एक दिन किया आपने दूसरे दिन सोचा चलिए रहने देते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस बोलेगा कि आप, जैसे मान लीजिए मैंने 15 दिन तक अपनी दिनचर्या को बहुत अच्छे से व्यवस्थित अ, पालन किया, लेकिन 15वें दिन के बाद सोचा अरे यार अब रहने दो बहुत हो गया है। तो जब आप फिर से स्टार्ट करोगे ना तो वो 15 दिन आपके जीरो मानता है आपका सबकॉन्शियस। इसीलिए आपको निरंतर करना बहुत जरूरी है और व्यवस्थित हो और बेहतर स्वास्थ्य की कुंजी है ये। फिर दिनचर्या का विज्ञान क्या कहता है? एपिजेनेटिक्स इफेक्ट। यानी कि आप यहाँ ये देख रहे हैं ये जीन्स है ना, क्रोमोसोम स्टोन और मॉडिफिकेशन ये पूरा दिया है। अब ये जीन्स है, जीन्स के सीक्वेंस में हम 1% भी चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी एपिजीन्स तो कहता है, एपिजेनेटिक इफेक्ट तो कहता है कि जीन्स के आप एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हो। यानी मान लीजिए कि जीन्स के ऊपर ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना तो ये है एपिजीन्स। यानी यदि एपिजीन्स पर हार्डवेयर का लिखा जाना, एपिजीन्स क्या है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का लिखा जाना। हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर का लिखा जाना, इसको आप बहुत सरल तरीके से ऐसे समझ सकते हो कि यदि एक वाइट पेपर है, अब वो जीन्स है, लेकिन उसके ऊपर जो आप लिखोगे यानी राइटिंग में जो लिखोगे वो है एपिजीन्स। तो आपने पेपर तो नहीं बदला, लेकिन उसकी राइटिंग को आप मिटाकर दूसरा लिख सकते हो। कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि ये कार्नेट हेल वालसिपिंग के एक वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है, और उन्होंने जीन और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन किया टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट। जब उन्होंने इसको देखा तो उन्होंने ये पाया कि जो एनवायरनमेंट है उसका इफेक्ट जीन के ऊपर पड़ रहा है। अब एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी? तो यही जो दिनचर्या में आप रोज जो जो कर रहे हो, जैसी दिनचर्या आप जी रहे हो, जैसे आपका डेली रूटीन है वो। दूसरा साथ में आपका खान पान और बाहर का वातावरण क्या है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देते हैं हिरण्य कश्यप का और कयादू का। माँ कयादू ने अपने 9 महीने कहाँ व्यतीत किए थे? नारद मुनि के आश्रम में। जबकि हिरण्यकश्यप और कयादू का आने वाला शिशु भी राक्षस होना चाहिए था, क्योंकि उसमें राक्षस का जीन्स था। लेकिन
यहीं पे साइंस कहता है कि जब माँ कयादु 9 महीने नारद मुनि के आश्रम में थी, तो उनका खान पान आचार विचार सब सात्विक हो गया। इसीलिए उनपे जो जीन्स था उस पे जो एपिजीन्स का इफेक्ट पड़ा, यानी जो वातावरण का इफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से उसमें उनके जो आने वाला लिटिल एंजल था वो प्रहलाद भक्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सब हम सब ये जानते भी हैं। अब है सर्डियन साइकिल। तो सर्डियन साइकिल मीन्स हमारा अंदर जो एक जैविक घड़ी है, जो पूरे शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित भी करती, निर्धारित भी करती है। इसमें वो शक्ति होती है कि हजारों संख्या में जो जीन्स को क्रियाशील और अक्रियाशील कर देती है ना, जीन्स को एक्टिव भी करती है और ऑन भी करती है जीन्स को, और ऑफ भी करती है। इस यदि हमारे दैनिक जीवन की क्रियाओं में, जैसे कि खाना है, सोना है, इनमें यदि डिस्टरबेंस आता है, तो यही सूचना, यही इंफॉर्मेशन हमारे जीन्स को नहीं मिल पाती और शरीर और मन की व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है। बहुत सिंपल है, इसको समझिए, 3 बार 4 बार इसको पढ़िए भी क्या बोला जा रहा है। नींद यानी कि जब नींद जागरण है, या हार्मोनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है, या सर्वाइवल वेस्कुलर सिस्टम है, ये सब प्रभावित होते हैं आपके बायोलॉजिकल क्लॉक से। अब उन्होंने कहा है ये 4 भागों में बांटा है, मध्यकालीन, सॉरी, प्रातःकालीन, मध्यकालीन, सायंकालीन, रात्रिकालीन। अब प्रातःकालीन में आप देख लीजिए पूरा, यहाँ पे उन्होंने कैसे बताया है कि जब आप सुबह सो के उठ रहे हैं, तो ये आप मुद्रा देख रहे हैं, ये एक माँ है जो अपने हाथ जोड़ के और सूर्य भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। इन्हें कितना सिंपल है ना, कि जब आप सुबह उठे हो तो सबसे पहला आपके मुंह से यही निकलना चाहिए कि हे प्रभु, आपने आज मुझे एक नया दिन दिया। क्यों? क्योंकि आज हम ये रिसर्च बताते हैं कि आज 3 लाख लोग नया दिन नहीं देख पाते, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि हमें वो नया दिन देखने का मौका मिल रहा है। इसीलिए हमें सुबह उठ के सबसे पहले गुरुदेव को, माता जी को, आप जिनको मानते हैं उनको, सूर्य भगवान को प्रणाम करके उनको थैंक यू करना है कि हमें एक नया दिन दिया है, और अपने आने वाले शिशु के लिए हम और कुछ नया सिखा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ ऋषियों ने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त के, अच्छा क्यों बताया है, ये यदि साइंटिफिक जाए तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि सुबह आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान के माध्यम से आप प्राण शक्ति की सक्रियता को बढ़ाया जाता है और चिरस्थायी बनाया जा सकता है। मतलब देखिए, प्राण शक्ति का मतलब क्या है, हमारे शरीर में प्राण है और हम श्वास ले रहे हैं पूरे टाइम पे, हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम एक जगह पे बैठ के प्राणायाम करते हैं, आसन प्राणायाम, जब प्राणायाम करते हैं जब आप, तो वही शक्ति प्राण है, यानी ऐसे तो आप पूरे टाइम ले रहे हैं, लेकिन जब आप एक व्यवस्थित होके क्रमबद्ध तरीके से श्वास को लेते और छोड़ते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्राणायाम। और वो प्राण शक्ति को बढ़ाता है और क्रियाशील करता है और चिरस्थायी बताता है ना। कहा जाता है कि हम लोग सब लोग निश्चित श्वास लेके आए हैं, तो हमें अपनी सांसों को उतना व्यवस्थित करना है। और यदि यहाँ मैं ये बोलूं कि जैसे कि डॉगी है, वो कम क्यों जीता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है। वहीं कछुआ है, वो बहुत दिन तक क्यों जीता है, क्योंकि वो बहुत कम सांस लेता है। इसलिए कम सांस लेने का मतलब है कि सांस डीप है और आराम से, गहरी और सहजता से लेने वाली सांस को अच्छा माना जाता है। आगे हम आपको बताएंगे भी कि कैसे वो इसको प्रैक्टिस भी कैसे करना है। यहाँ पे दिया है मन और मस्तिष्क में, मतलब जैसे हम उठते हैं ना, उस समय हमारे अल्फा तरंगे एक्टिव रहते हैं। जब आप सो रहे थे तो बीटा में थे, या दिन भर आप बीटा में रहने वाले हो। जैसे ही आप उठते हो या सोने जाते हो, यानी जब आप उस नींद में रहते हो, तो आप अल्फा तरंगे की प्रधानता रहती है, ये एक्टिव रहती है। तो क्या होता है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी इम्प्लांट करना चाहो वो आसानी से होता है।
जैसे कि एक आप स्पंज को लेते हो और पानी में डालते तो वो पूरे पानी को सोखता है। सिंपल यही हमारे सबकॉन्शियस के साथ में अल्फा तरंगों की प्रधानता में होता है, क्योंकि वो पूरा सबकॉन्शियस सब कुछ ग्रहण कर लेता है। और हम चाहते भी हैं कि हम इस दिनचर्या के आधार पे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी दिए हैं जिन्होंने बताया है कि सुबह उठने का क्या महत्व है। जैसे कि जे हावर्ड और माइकल रोजन और मिथ्यू सरोने ने, इन्होंने बताया भी है कि क्या क्या उससे होता है, क्या है ये इम्पोर्टेंट है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, और रक्त की पीएच का संतुलन बना रहता है, दर्द खराश ऐंठन में राहत मिलती है, आपको जो विटामिन चाहिए मिनरल चाहिए उनका अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी स्लीपिंग अच्छी हो जाती है, हमें डीप स्लीप आती है, गहरी निद्रा आती है, और हम एंजाइटी से बच जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब आप शुरू में सुबह उठते हो तो आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि इस समय कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में जो यूनिवर्स में प्योर वाइब्स रहते हैं। जैसे हम लोग शांति कुंज में जाते हैं तो हमें वहां पे भी हम महसूस करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा दिन जाता है, बहुत अच्छा। वहाँ का दिनचर्या यही है कि सुबह 4 बजे से उठ के हम लोग सब कुछ अपना क्रियाकलाप में लग जाते हैं। और दिन क्यों अच्छा जाता है, क्योंकि हमने वो सुबह के समय पे, जबकि कहा जाता है यूनिवर्स में ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक नहीं है का मतलब कि जैसे जैसे लोग उठते जाते हैं कि सबकी एनर्जी वर्क करने लगती है। लेकिन जब सुबह सुबह रहते हैं तो सब लोग बहुत प्योर वाइब्स में रहते हैं, और ऋषियों की जो यूनिवर्स में ऋषि हैं उनके साथ में कनेक्ट होना आसानी है। सिंपल सी बात है ना कि जब आप कहीं जा रहे हो हाईवे पे, यदि ट्रैफिक है तो आपको जाने में बहुत टाइम लगता है, और लेकिन यदि ट्रैफिक नहीं है और पूरा रोड कोरोना के जैसे समय में पूरा रोड खाली था, ऐसा खाली रोड मिल जाएगा तो आप क्या फटाक से पहुंचोगे। यानी आपको अपनी बात को गुरुदेव तक पहुंचाने में, माता जी तक पहुंचाने में का ये सबसे अच्छा समय कहा जाता है। अब इस समय हमें करना क्या है, हमें आत्मबोध की साधना करना। आत्मबोध क्या है कि एक तो सबसे पहले अपने इस मानव जीवन को धन्यवाद देना है कि इतना सुंदर हमें ईश्वर ने एक नया दिन फिर से दिया है, और इसी समय आपको प्लानिंग करना है। और हम तो ये कहते हैं कि आपकी सुबह रात में ही शुरू हो जाना चाहिए। यानी कि आपने रात में सोच लिया कि आज सुबह से मुझे क्या करना है, अब बस सुबह उठ के एक बार उसको दोहराना है। मुश्किल से 1 मिनट लगेगा कि आज मुझे दिन भर में क्या करना है। जैसे मैं एज ए गर्भ संस्कार ट्रेनर, लाइफ कोच और काउंसलर हूँ, तो मुझे मैं तुरंत उस समय दोहराती हूँ कि आज मुझे किन लोगों से बातचीत करना है, किनको सेशन देना है, किनको मुझे क्या बताना है। और तुरंत मैं उन सब के ऊपर जिनके साथ मुझे काम करना है, मैं मैजिकल डस्ट को स्प्रेड करती हूँ। यानी कि सबके साथ मैं अपने एनर्जी को जोड़ लेती हूँ पॉजिटिवली, कि आज मुझे जितने भी लोगों के साथ में बात करना है, काम करना है, वो मुझे बहुत अच्छे से सहयोग भी दे रहे हैं। तो ये हमारी डे प्लानिंग हो गई। यहाँ आपको प्रेयर का महत्व भी बताया है कि, और ईश्वर के विश्वास से आत्मविश्वास, मतलब हमारा फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और वो हमें मॉर्निंग प्रेयर से और ज्यादा अपने फेथ को हम बढ़ा पाते हैं। हमारा गुरुदेव पे, माता जी पे ट्रस्ट बढ़ जाता है, एहसास हो जाता है हम कि हम खुद इतना विश्वास कर रहे हैं। जहाँ ऊषा पान का लिख बताया है, तो ऊषा पान में यानी आपको बासे मुंह क्यों कहा जाता है, कि मुंह की लार के साथ में पानी जब अंदर जाता है तो पेट में जाकर ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और हमारे जो टिश्यूज रहते हैं उसमें ठीक खून को ठीक करते हैं। हमें गैस है, एसिडिटी है, अपच की समस्या से निजात मिलती है, और जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक्स हैं वो बाहर निकलते हैं। फलस्वरूप क्या होता है, शुद्ध स्वस्थ और सक्रिय हो जाता है हमारा, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो अच्छे हो जाते हैं। जैसे हम क्या ये सिंपल वे में सोचे तो एक यदि पाइप है जिसमें कचरा भरा हुआ है, लेकिन आप पानी डालते तो कैसे वो पूरा कचरा बाहर जाता है। वैसे ही हमारी पाचन तंत्र में जो भी अपच पदार्थ या पचा हुआ हो गया है बाहर निकलने के लिए तैयार है, उसके लिए हम उसमें पानी डाल रहे हैं,
और वो सब बाहर निकल रहा है। ये आपको ध्यान रखना। फिर आपको सूक्ष्म नाश्ता करना है। सूक्ष्म नाश्ते में आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी का मतलब है यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं आपको, कि बादाम छुआरा अखरोट ले सकते हो या सत्तू ले सकते हो। सत्तू में आपको यहाँ विधि भी दी है, जौ, चना, सोयाबीन, तीनों प्रकार के, तीनों को भूंज कर आप इसको पिसवा लीजिए। इसको आप 2 चम्मच प्रतिदिन लीजिए। बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस वैल्यू इसमें, इसलिए सत्तू लेने को कहा जाता है। और यदि आप ये लेते हैं, यानी आप अल्टरनेट भी ले सकते हो, कि कभी आपने बादाम छुआरा अखरोट लिया या फिर कभी आपने सत्तू ले लिया, तो दोनों चीजें आपको मिलती रहेंगी। फिर संगीत का क्या महत्व होता है, कि जब देखिए पूरे दिनचर्या के काम हो रहे, नहा रहे, ब्रश कर रहे, और आप संगीत में खोए रहेंगे, तो आपके मस्तिष्क को, मतलब आप काम ज्यादा करेंगे, नीरसता नहीं आएगी, थकान नहीं आएगी। क्यों? आपने अपना फोकस कहाँ रखा है? संगीत में मन डूबा हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको थकान महसूस नहीं होती है, बल्कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जब हम खुश रहते हैं ना, तो हम 2 काम ज्यादा कर लेते हैं। लेकिन यदि वहीं पे हमें किसी ने बोल दिया, अरे यार तुम अच्छे से काम नहीं करते, तो हमारा मन दुखी हो जाएगा। तो हम काम, जो भी काम करेंगे, हमारा मन वही उसी में लगा रहेगा, कि यार इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। इसको कैसे चेंज करना है, वो हम आपको सब लाइव सेशन में सब बताएंगे। कि जब हमें कोई हर्ट करता है, या जब हमें किसी ने गुस्सा दिला दिया है, तो क्या करना है, वो सब आपको आगे बताऊंगी। यहाँ देखिए संगीत का महत्व होता है, ये मेरा खुद का भी आजमाया हुआ है, कि जब मैंने एक बार तुलसी लगाई, और वहां पे डेली अपने शांति कुंज का जो नादयोग चलता है ना, वो डेली 21 डेज, एक निश्चित टाइम पे, यानी 6 बजे शांति कुंज से प्रसारित रहता है, 6 से 6, 6:15 तक। उसी समय पे मैंने वो संगीत अपने घर में लगी हुई तुलसी के पौधों को सुनाया, तो वो इतने अच्छे से खिल गए। यानी उनको जो वाइब्स मिली उस म्यूजिक की, तो पेड़ पौधे भी, इवन कहा जाता है कि यदि वो गाय है, गाय के पास में हरे राम हरे कृष्णा संगीत लगाया जाता है, तो उनकी दूध के प्रोडक्शन की वो ज्यादा हो जाती, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। क्योंकि हमारे जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें हैं, वो उत्पन्न होती हैं और हमारे स्नायुओं पर प्रभाव डालती है, जिसके कारण सक्रियता बढ़ जाती है। और ये साथ के साथ में हमें नेगेटिविटी से रोकती है, जब हम पॉजिटिव संगीत बोलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को प्रतिदिन 4 घंटे का साउंड एक्सपोजर चाहिए, जो कि गूंजने वाला हो और मधुर हो। ऐसा नहीं है कि हमने रॉक म्यूजिक लगा दिया और हमने कहा दीदी हमने तो आज म्यूजिक खूब सुना, तो हमारे बेटे बच्चे में आने वाले शिशु में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, उसमें नेगेटिव इफेक्ट जाएगा। उसको क्यों जाएगा? क्योंकि जो आपके गर्भाशय का एमनियोटिक फ्लूइड है, वो सिर्फ और सिर्फ गूंजने वाला मधुर और सूदिंग म्यूजिक को ही पसंद करता है, क्योंकि वो म्यूजिक के प्रति बहुत सेंसिटिव होता है। यदि आपने तड़ाक भड़ाक वाला लगा दिया, तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि हमारा संगीत गूंजने वाला और मधुर हो। न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे कि डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, जिनको हम की पॉजिटिव केमिकल कहा जाता है, ये संगीत के प्रभाव से बहुत अच्छे से मतलब सीक्रेट होते हैं बॉडी में। इसीलिए हमारे शरीर की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास तेजी से होने। और भी साइंटिफिक हम आपको आगे बताएंगे। वाद्य यंत्र बजा सकते हैं, संगीत, योगा भी संगीत के साथ में करें। फिर प्राणायाम का हमने आपको बताया ही है, कि जब हम दिन भर तो श्वास ले रहे हैं, लेकिन उसको प्राणों के आयाम से के साथ में लिया जाता है। नहीं, जब हम निश्चित समय पे निश्चित जगह पे बैठ के लेते हैं और निश्चित रिदम के साथ में लेते हैं, तो उसका प्राणायाम का महत्व बढ़ जाता है। इस समय आप कर सकते, इसमें व्यक्तिगत ऊर्जा का विस्तार होता है, क्योंककि ब्रह्मांडीय ऊर्जा में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वो जो हमने आपको सुबह बताया ना, कि हमारे वाइब्स यूनिवर्स में जो अच्छे एनर्जीज है, उनसे जुड़ जाता है। इसीलिए प्राणायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें आप कर सकते हो लोम विलोम, प्राणायाम, ब्राह्मणी, नाड़ी शोधन और उज्जयी। और अब देखिए, जो आप अपने बेबी में लाना चाहते हो, यहाँ सब लिखा हुआ है। ओजस्वी बनेगा, तेजस्वी बनेगा और वर्चस्वी बनेगा। ओजस्वी यानी शारीरिक रूप से उसको
हमें प्रबल बनाना है। इसके कुछ विजुअलाइजेशन है, वो भी हम आपके साथ में आगे डिस्कस करेंगे। मन से उसको ब्रिलियंट बनाना है ना, मनोबल कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। कोई भी लड़ाई लड़ना है आपको, पहले मस्तिष्क में जीतना होगा उसको, फिर ही आप बाहर जीत सकते हो। या ऐसा कह लें कि यदि एरोप्लेन बना था, तो एरोप्लेन जिसने बनाया उसके दिमाग में पहले उसका चित्र बन गया था कि कैसे बनाना, तभी जाके उसने उस चीज को बाहर निर्माण उसको क्रिएट कर पाए। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारा मन भी प्रबल होता है। यशस्वी यानी समाज में आप सहयोग, सम्मान के रूप में और सक्सेसफुल हो। और तेजस्वी यानी आत्मबल संपन्न ग्लोरियस बने। ओजस्वी, तेजस्वी और वर्चस्वी, इसको आप ऐसे ले सकते हो। ओजस्वी यानी जब हम जैसे ध्यान कराते हैं तो ध्यान ओजस्वी बनाने के लिए हम नाभि पे ध्यान ले जाते हैं। फिर तेजस्वी बनाने के लिए हम उसका है ध्यान, बच्चे का ध्यान, अपना ध्यान हम हृदय पे लेके जाते हैं। और वर्चस्वी बनाने के लिए हम अपना पूरा ध्यान क्राउन चक्रा पे लेके जाते हैं। इसके बहुत अच्छे मेडिटेशन है, वो हम आपको कराएंगे। जप और ध्यान, जप का भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसे तो कहते हैं कि मंत्र में प्राण शक्ति कौन फूकता है? साधक। तो जब आप प्राण शक्ति इसमें फूकना है तो श्रद्धा भाव आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि रेडियो सिस्टम में फ्रिक्वेंसी का ये मतलब ये है कि आप कौन सी फ्रिक्वेंसी को अट्रैक्ट करोगे, जिस फ्रिक्वेंसी से आप डिलीवर कर रहे हो, यानी आप किस फ्रिक्वेंसी में है, उन्हीं प्रकार की तरंगों को आप बाहर भेजते हो और वही वापस आती है। इसको हम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक कहते हैं। इसलिए कहा जाता है जब भी आप जप करें, पूर्णतः श्रद्धा भाव से करें और खो जाएं उसमें। कम करें लेकिन पूरा विश्वास के साथ करें। ध्यान, ध्यान में देखिए क्या बताया इसने कि मन को ध्यान क्या बोलते हैं कि पूरे टाइम आप ध्यान कर सकते हो ना। जिस दिन आपने एक सिटिंग में बैठ के किया वो तो अति उत्तम है कि उस समय आपने अपने मन को श्रेष्ठ विचारों से स्नान कराया है, या आप बहुत खुश हो अंदर ही अंदर। तो जो इंद्रियों का भटकाव है, बिखराव है, इससे आप बच जाते हो और अच्छी वाली ऊर्जा रचनात्मक दिशा में नियोजित होने लगती है। इसी को ही ध्यान कहते हैं। अभी आपको पूरे टाइम अपने आप को मेडिटेटिव रख सकते हो। वो कैसे, वो हम आगे जानेंगे। मस्तिष्क पर ध्यान एवं जाप का प्रभाव, ये देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से समझाया गया है कि जो ये यहाँ देखिएगा, हिप्पोकैम्पस ये है स्मरण शक्ति का सीखने का, ये बढ़ जाता है जब आप ध्यान करते हो। और आप चाहते भी हो कि आपका बेबी कैसा हो, निर्णय लेने वाला हो, समस्या को समाधान कर सके, उसकी इच्छा शक्ति, विचार, भावनाएं और ये सब अच्छे हों। सीखने की क्षमता, ध्यान देना, जागरूकता और अनुभूति करना, यानी ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में भी आपको बताएंगे ये सारी चीजें। तो इनको कैसे करना है, यहाँ आप सिर्फ ये समझ सकते हो कि मस्तिष्क का पर क्या प्रभाव पड़ता है जबकि आप ध्यान करते हो और जब करते हो। आपका ये स्मरण शक्ति, इसको हम हिप्पोकैम्पस को छोटा मेंदू या छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं। ये हमारे मेमोरी हाउस है, ये बढ़ जाता है जब ध्यान करते हो। और ये सिंगुलेटा कॉर्टेक्स, ये क्या है, नए विचार और मन की चंचलता का सेंटर है, ये भी विकसित होता है। ठीक है। इसमें अमेगडाला दे रहा है, दिखा रहे हैं आपको। इसको विशेष ध्यान दीजिए कि जब आप डर में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, चिंता में रहेंगे और शंका में रहेंगे, अमेगडाला बाहर जो भी हो रहा है उसको सेंस कर लेता है। यदि ऑल इज वेल है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज हुई जिससे आप डर गए, तनाव में आ गए, ये अमिगडाला तुरंत सेंस करता है और आपके हाइपोथैलेमस को जाके बोलता है कि समथिंग इज रॉन्ग। ये देखिए हाइपोथैलेमस है, तो अमिगडाला का काम है चिंता, तनाव और डर को की सेंस करके किसको बताना, हाइपोथैलेमस में। और ये जो हाइपोथैलेमस है ना, ये पूरे शरीर का सिक्योरिटी गार्ड है। ऐसे समझ सकते हैं कि यदि मेरी बिल्डिंग
सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं वहां पे कुछ आग लगी हो, तो सिक्योरिटी गार्ड मुझे आके नहीं बताएगा ना कि ज्योति दीदी आपके घर में आग लग रही है, सोसाइटी में आग लग रही है। वो क्या करेगा, सबसे पहला काम है उसका उसको बुलाना, अग्निशामक दल को, जिससे कि पूरी आग को बुझाया जा सके। तो सेम ही हाइपोथैलेमस का यही काम होता है, पूरे शरीर का ये है सिक्योरिटी गार्ड। तो वो नीचे आगे जाके सूचना देता है। इसको हम बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। ये एनएलपी का कम्युनिकेशन मॉडल है। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि हमारी किसी भी क्रिया प्रतिक्रिया से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो आप समझ जाओगे, यानी ये ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा आपको कि आप कैसे अपने मन को, विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे दिया भी है, क्या जब पर क्या मंत्र जब मस्तिष्क के आकार को देखिए, जो आप हम अभी आपको बात बता रहे हैं, यही भी बता रहे हैं, वैज्ञानिक बता रहे हैं। और सीधे उन्होंने ये भी कहा है कि संस्कृत इफेक्ट, संस्कृत में क्योंकि हमारी टंग ट्विस्ट होती है, तो जो बेबी है उसका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों ही अ, अच्छे से डेवलप होते हैं। हम नहीं चाहेंगे ना, राइट ब्रेन का काम क्या है और लेफ्ट का क्या है? लेफ्ट है लॉजिक लगाता है, और राइट ब्रेन लॉजिक नहीं लगाता है। और आपको चाहिए कि आपके बेबी के दोनों ब्रेन अच्छे से डेवलप हों। इसीलिए जप और ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत इफेक्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए यज्ञ के बारे में भी बड़ा बताया गया है। अब देखिए, जब आपको नाश्ता करना है तो नाश्ते में ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं, तो यहाँ आपको बताया गया है कि मूंग है 25 ग्राम, चना है 15 ग्राम, मूंगफली है 10 ग्राम, और या फिर आप ले सकते हो मेथी 5 ग्राम, अजवाइन थोड़ा सा, और काला नमक। और इनको सबको इनको अंकुरित करना है, और फिर इनको इसमें थोड़ा थोड़ा ये सब मिला के आप खा सकते हो। ये क्यों अच्छा है, ये देखिए यहाँ पे विटामिन भी मिल रहा है, मिनरल भी मिल रहा है, फाइबर भी मिल रहा है, और एंजाइम भी मिल रहा है। तो ये सब कहा भी जाता है ना, ये जीवित नाश्ता है। जब अंकुरित हो गया यानी ये कैसा हो गया, जीवित है। तो इसमें थोड़ा काला नमक वगैरह मिला के स्वाद के अनुसार आप इसको जैसे चाहिए वैसा बना के खा सकते हो। इससे आप एसिडिटी से बचते हो, आपस से बचते हो, गैस आदि से बच जाते हो। अब आपको दिन में क्या करना है, दिन में आप जो भी काम करोगे उसमें म्यूजिक के साथ में आपको काम करना है। और जब भोजन करोगे तो भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक भी हो, संस्कारित भी हो, संतुलित भी हो। सात्विक का मन से भी सात्विक हो, और जो भोजन है वो शाकाहारी होना चाहिए। उसमें जल्दी पचने वाला हो, ताजा हो, ताजे पे बहुत ध्यान रखिए, फ्रेश फूड ही खाना चाहिए। विटामिन मिनरल्स फाइबर ये सब मिले आपको। संस्कारित क्या है कि अच्छे विचार अच्छे हों। और बलिवेश यज्ञ हम बोलते हैं, हम लोग पुराने समय में देखते थे ना कि पहले अग्नि को समर्पित किया जाता था, वो इसको यहाँ पे बोला है बलिवेश यज्ञ। यानी आपके 5 कौर अग्नि को समर्पित होना चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ मंत्र है वो आपको बताए जाएंगे। तो वो संस्कारित हो जाएगा, जैसे ही हम अग्नि को समर्पित करेंगे और अच्छे भाव के साथ समर्पित करेंगे तो संस्कारित हो। अब संतुलित भोजन में अनुपात देखिए, 4 4 4 1 1, यानी कि प्रोटीन 4, कार्बोहाइड्रेट 4, एक हिस्सा वसा और एक हिस्सा विटामिन भोजन में होना चाहिए। फिर ये आप योगा प्राणायाम करेंगे तो वज्रासन बहुत जरूरी है। ये पाचन क्रिया को ये ही एक ऐसा आसन है जो कि आप वो खाना खाने के बाद कर सकते हो। इससे क्या होता है, एंटरजेस्टोन हार्मोन्स निकलता है जो हमारे डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, और शरीर के अन्य हिस्सों तक ब्लड को भी प्रभाव को कम कर देता है जब आप ये बैठते, क्योंकि अभी क्या किया, जैसे आपने खाना खाया है ना, तो आपके पूरा ब्लड जब पाचन तंत्र की तरफ आ जाता है, यानी वो भोजन को पचाने का काम करने लगता है। और हम चाहते भी हैं कि हमने भोजन किया तो उसको डाइजेशन भी प्रॉपर हो, इसीलिए वज्रासन में बैठने की सलाह दी जाती है। फिर जब आप सो रहे हैं, ये सोने गए हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो यहाँ देख लीजिए चित्र में कितने अच्छे से बताया है कि आधा घंटे ही शयन करना है। फिर कहानी सुनाना है अपने बच्चों को, और कुछ सत्संग और प्रवचन बताना है।
हॉबीज के लिए 1 घंटे दीजिए। ये क्यों देना है, आप आज सिर्फ यहाँ ये समझ लीजिए आपको क्या क्या बताया जा रहा है। इसका पूरा साइंटिफिक हम आपको आगे पूरा बताने वाले हैं कि कहानी क्यों सुनाना है, प्रवचन क्यों सुनाना है, और हॉबीज को क्यों जरूरी है। हॉबीज में आ सकता है कि आप पजल करो, पजल बताओ, करने लगो, सुडोकू करो, कुछ आर्ट हो, मतलब ये फाइन मोटर भी हो सकता है, विजुअल है, स्पाइटियल भी है, और नेचर से संबंधित है, माइक्रो है, मैक्रो, माइक्रो न्यूरोलॉजिस्टिक, अदर एक्टिविटीज लाइक राइटिंग जनरल करना और ऐसे लिखना, लिंग्विस्टिक और इंस्पिरेशनल। यानी ये पूरा आपका बताया है कि ये मल्टीपल इंटेलिजेंस को आप कैसे डेवलप कर सकते हो। इसलिए कहा गया है कि दिनचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, आपको करना बहुत जरूरी है। ये ध्यान में बताया है कि अ, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, यानी एक दीपक किस तरीके से अपने प्रकाश से पूरे अंधकार को समाप्त कर सकता है। यानी ये, यदि मान लीजिए आप दीपक हैं और जो आपके अंदर विचार हैं वो ये लौ है, यदि ये विचार पॉजिटिव हैं तो आप हर जगह पॉजिटिविटी बिखराओगे। और इसी को भी कहा जाता है कि एक दिए का उजाला संपूर्ण संसार के अंधेरे को प्रकाशित कर सकता, मतलब वो हर व्यक्ति देख पाएगा कि वो वहां पे कुछ प्रकाश है, कितना भी अंधेरा हो। तो ये पॉजिटिविटी का एक आपको बताए रहे हैं कि आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप हर जगह पॉजिटिविटी को ही फैलाते हैं। दिव्य प्रकाश को अपने अंदर फैलता हुआ अनुभव भी करना है। जब ये ज्योति अवधारणा साधना है उसमें हम बताते हैं आपको, ये आपके मेडिटेशन में आएगा, हम आपको और आगे बताएंगे। फिर है आपको दिन में क्या लेना है, फल ले सकते हो, सूप ले सकते हो, मठा ले सकते हो, अंकुरित सलाद ले सकते हो। अब आइए ध्यान, संध्या कालीन दिनचर्या। इस समय हम बोलते हैं ना हमारे बेबी को सोशल बनाना है या उसको पीपल स्मार्ट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। जब आप शाम को संध्या क्रिया करते हो तो आपके घर में दादी दादा हैं, चाचा चाची हैं, मम्मी पापा हैं और भाई बहन है, सिर्फ छोटे बच्चे भी हैं। उन सब से आप रिक्वेस्ट करिए कि आज से हम लोग सामूहिक रूप से संध्या क्रिया करेंगे, यानी जब आप आरती करें तो सबको मिलाएं। तो आपके बेबी में ये जो पीपल स्मार्ट बनने का गुण जाएगा, वो भी सबसे इंटरेक्ट करने के लिए उत्साहित रहेगा बर्थ के बाद में। तो संध्या काल में संगीत भी बताया, आरती भी बताया, और ये नादयोग है, नादयोग का बहुत ही अच्छा इफेक्ट है क्योंकि इसमें तीन वो रहती हैं, बांसुरी की भी है, मृदंग भी है और वीणा भी है। तो ये और इसमें जो ट्यूनिंग है पूरी ये, मतलब लिरिक्स नहीं है, लेकिन जब आप इसको करते हो ना तो आपके मस्तिष्क में इतने अच्छे से मतलब पूरे रूप से आप शांत हो जाते हो। और संगीत की स्वर लहरियां, ये आगे भी हम बताने वाले हैं आपको। संगीत की स्वर लहरियों की वजह से आपके न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और बच्चे की भी। ये देखिए नादयोग का बता दिया इसमें कि विश्व ब्रह्मांड ब्रह्मांड में एक दिव्य नाद गुंजित हो रहा है, हर समय गुंजित हो रहा है, जिसमें स्वर, सभी स्वर, सभी भाव समाये हुए हैं। नाद में, संगीत में भाव संवेदना जगाने की क्षमता है। हम बोलते हैं ना हमें इमोशनल रहना है या पॉजिटिव रहना है, तो जब हम भाव अच्छे रखेंगे, हमारे इमोशन पे हम कंट्रोल करेंगे, तो ये संगीत आपको बहुत हद तक सहयोग देता है। जीवन हमें नीरस नहीं लगना चाहिए, तो मनुष्य में संवेदनाएं जगाने के लिए मनुष्य का मनुष्य के साथ में, मनुष्य का भगवान के बीच में दिव्य आदान प्रदान शुरू हो जाता है। संगीत की लहरियों के साथ में दिव्य संवेदनाएं संचारित हो रही हैं, और यह कृष्ण की बांसुरी, मैंने कहा आपको तीन बताया, ये दो ही हैं, कृष्ण की बांसुरी और शिव के डमरू का यहाँ पे म्यूजिक रहता है। और संगीत लहरियों, ये है स्वर लहरियों में परिणित संगीत, जो ओम है ना, ओम की ध्वनि को स्वर लहरियों में परिणित हो जाती हैं, और इस स्वर लहरियों को सुनना और ब्रह्म में एकाकार को का अनुभव होता है। सच में जब आप ये करेंगे ना, वो महसूस करेंगे
कि आप ब्रह्म से एकाकार हो जाते हैं। इसमें वांसुरी और शिव के डमरू के स्वर से। अब आपको रात में क्या करना है? रात तो बहुत ही सिंपल है कि आपको भोजन बहुत, देखिए भोजन में थाली में देख लीजिए, आपको थाली बहुत हल्का दिख रहा है, भोजन हल्का है इसमें। भोजन हमें हल्का करना है। रात्रि में आप शहद ले सकते हो और हल्दी वाला दूध ले सकते हो, ये आप अपने डॉक्टर की सलाह से लें। और रात्रि में भी एक संगीत होता है, वो सुने। और खाना खाने के बाद टहलना जरूरी है। और इम्पोर्टेंट क्या है? तत्वबोध की साधना। आप सो कैसे रहे हो? सोते समय आपके विचार क्या हैं? सोते समय आपके विचार क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए कि आज मैंने यदि किसी को कोई दर्द तकलीफ दी है तो ईश्वर मुझे माफ करिए। बहुत जरूरी है माफी मांगना। सुबह आपने अपना दिन शुरू किया था ग्रेटिट्यूड से, उसको हमने बोला था आत्मबोध की साधना। और रात में वैचारिक रूप से हम आपको बता रहे हैं, रात में आप तत्वबोध की साधना, यानी आप बोल रहे हैं कि हमने किसी को मन दुखाया हो तो हमें ईश्वर माफ करे। इस तरीके से आपको ये बताया है और डिटेल में। तत्वबोध की साधना हो, ये है हमारे दिनचर्या का चार्ट। इसमें आपको पूरे, यहाँ 12 और 12, लगभग 24 या 22 पॉइंट है, जिसमें आपको पूरी दिनचर्या के पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं। जब भी आप ये वीडियो देखोगे, आप जरूर मुझसे बोलिए कि मुझे ये आदर्श दिनचर्या का पूरा चार्ट चाहिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे थोड़ा सा डेमो दे दिया है। तो इसमें पूरे एक से देखिए, 1 से लेकर 30 दिन, 31 दिन तक के, हर दिन आप मॉर्निंग में क्या कर रहे हो, मध्यकालीन में क्या कर रहे हो, सायंकालीन में क्या कर रहे हो, रात्रि में क्या कर रहे हो, चारों समय का उसमें बहुत अच्छे से बना के दिया है आपको। जैसे आप छठे महीने में जोड़ रहे हैं तो 3 महीने के प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और हर दिन आप उसमें टिक करिए आपने क्या किया। इससे वे भी सीखेगा कि आप डिसिप्लिन में हो। वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO क्या बोलता है? शरीर से स्वस्थ होने के लिए हमें आसन और प्राणायाम करना है। और मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए प्राणायाम, ध्यान, संगीत, स्वाध्याय और प्रवचन, इन सब का सहारा लेना है। और सामाजिक रूप से सभी सदस्य इकट्ठे हो, जैसे आरती करना, मैं आपको बताया भी कि पारिवारिक रूप में जब हम बोलते हैं ना, हर चीज हमें घर से ही शुरू करना पड़ेगी। जब बच्चे घर के सब मेंबर्स के साथ में आत्मीयता से मिलता जुलता है, तभी वो बाहर जाता है, लोगों के साथ में अच्छे से बात कर पाता है। इसीलिए बच्चे को सिखाना है हमें कि हम संध्या भी अच्छे से करें और पूर्ण मनोबल के साथ में करें। लगे कि आपको खुद ही अपने बेबी से वैसे बात करते रहना है। आध्यात्मिक रूप से आत्मबोध, तत्वबोध और प्रज्ञा, प्रार्थना, यज्ञ, जप, ध्यान, ये सबसे आपके बच्चे में स्पिरिचुअलिटी आती है। और गुरुदेव माता जी को हम प्रणाम करेंगे कि हमने आज बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और देखिए यहाँ जो नाद है ना, उसमें लिरिक्स क्यों नहीं है ये बताया गया है। ये अनहद नाद है। अनहद नाद है यानी कि जैसा हृदय में किसी चीज को हम हमारे जो हृदय का आवाज है, वो अनहद नाद है, वो भी अनहद है, यानी उसमें भी हमें एक पल्पिटेशन जैसे सुनाई देता है ना, वैसे ही अनहद नाद में ओम ध्वनि भी विभिन्न तत्वों के संपर्क में आकर विभिन्न प्रकार की स्वर लहरियों में बदल जाती है। और नाद की स्वर लहरियों को पकड़ते पकड़ते साधक ओम की रस्सी को पकड़ता हुआ उस ब्रह्म तक पहुंच जाता है, जो आत्मा का अभिष्ट स्थान है। इन स्वर लहरियों को सुनना और ब्रह्म से एकाकार होने का अनुभव करना नाद योग है। बहुत अच्छी चीज है, जिसको हम बोलेंगे एक तरीके से अपने सोल के लिए, अपनी आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं, सोल को कैसे नर्चर कर रहे हैं, उसके लिए नाद योग सबसे अच्छा तरीका है। आज हमारा यहाँ पे दिनचर्या का ये पूर्ण हुआ। और सभी को धन्यवाद। इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहे हो, तो आप पेन पेपर पर लिखिए और मुझे आप व्हाट्सएप करिए। मैं आपकी पूरी अ, कोशिश करने के लिए तत्पर रहूंगी। और हमेशा, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ कि आने वाली जनरेशन हर्षोल्लासित वाली हो, प्रसन्नचित्त हो, उसका सर्वांगीण विकास हो। तो तरीका बस यही है कि आपको 9 महीने में क्या करना है, उसके लिए मैं हम आपके गाइडेंस के लिए हमेशा तैयार हैं। लव यू, थैंक यू, ब्लेस।